सो हाय गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कि जो हम गैसेस इनहेल करते हैं वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं या उनका एक्सचेंज कैसे होता है। तो पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारी गैसेस की एक्सचेंज का प्राइमरी साइट क्या है। तो एल्वियोलाई ही हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्राइमरी साइट है। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है एक्सचेंज पार्ट। तो एल्वियोलाई इसीलिए एक प्राइमरी साइट है क्योंकि इस पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्कर बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। तो ब्लड एंड टिश्यू में ऑब्वियस है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना चाहिए क्योंकि टिश्यू ही वो जगह है जहाँ पे हमारी गैसेस की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की वहाँ पे ज़रूरत है, इसीलिए एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू के बीच में होता ही रहता है। O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion। अब ये बहुत सही लाइन है कि सिंपल डिफ्यूजन से ही हमारा एक्सचेंज होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज है वो एक्सचेंज में यूज होगी। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि डिफ्यूजन में जो गैसेस थी वो मूव करती थी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वही कंसेप्ट अपना इसमें भी सेम टू सेम यूज होगा। वो ये इट इज मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जो हमारी डिफ्यूजन है गैसेस की वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है। एनसीईआरटी में हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि डिफ्यूजन डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस में। आगे हम पढ़ेंगे कि CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है अपने ब्लड में। उसके बाद डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व्ड। अब थिकनेस पे भी डिपेंड करेगी एक्सचेंज का। मान लो किसी भी लेयर की थिकनेस ज़्यादा है तो उसकी उसमें एक्सचेंज होने की कैपेबिलिटी या डिफ्यूज होने की कैपेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर थिकनेस कम है तो वो जल्दी डिफ्यूजन हो जाएगी। यही एनसीईआरटी में इन दोनों पॉइंट्स पे ही हमें दिया गया है। उसके बाद पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन एक तरह से हमें बताई गई है। तो जो हमारे लंग्स हैं उसमें CO2 भी प्रेजेंट है और उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। मतलब CO2 का अपना एक प्रेशर होगा और O2 का अपना एक प्रेशर होगा, और उन दोनों के प्रेशर को ऐड करके हमें टोटल प्रेशर मिलेगा। अब हम इंडिविजुअल PO2 या फिर PCO2 के प्रेशर को क्या कहेंगे, तो उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो पार्शियल प्रेशर और कुछ नहीं बल्कि इंडिविजुअल गैस का ही एक प्रेशर होगा एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में। जैसे हम बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is this amount and partial pressure of CO2 is this amount, and combining these we get the total pressure। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फॉर ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर फॉर CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन द टेबल। अब इस टेबल से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। पहले तो इसको समझने का सिंपल फंडा ये है कि gases move from high pressure to low pressure because it is simple diffusion, और diffusion का यही एक फंडा होता है। अब हम इस डायग्राम में देखेंगे ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है, और साथ के साथ इस टेबल को भी हम पढ़ते जाएंगे। अब पहले अगर हम इस टेबल को देखें, ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर हमें 159 mm ऑफ Hg दिया गया। मतलब एटमॉस्फेयर में O2 का प्रेशर है 159 mm ऑफ Hg, और अपने एल्वियोलाई में प्रेशर है 104 mm ऑफ Hg, यहाँ पे भी दिया गया है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि एटमॉस्फेयर में O2 का प्रेशर ज़्यादा है, और अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वो एल्वियोलाई के अंदर को मूव करेगा क्योंकि गैसेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें ऑक्सीजन चाहिए थी, अगर बाहर वाला प्रेशर कम हो जाता तो ऐसा ना हो पाता, इसलिए बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है और वो एल्वियोलाई में अपनी ऑक्सीजन मूव कर गई। उसके बाद एल्वियोलाई से ऑक्सीजन अब और कहाँ जाती है। अब इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि पल्मोनरी आर्टरी हमें दिखाई गई है। अब पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने लंग्स तक लेके आती है, और अगर ये डीऑक्सीजनेटेड है मतलब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इसमें कम होगी। हमें दिख भी रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमें
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg है और एल्वियोलाई में अपना पार्शियल प्रेशर है 104 mm ऑफ Hg। इसका मतलब ये हुआ कि अब अपनी ऑक्सीजन एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली जाएगी, जिसके कारण अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जैसे हमारी O2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफ्यूज हो गई, हमारे ब्लड का जो PO2 का लेवल है वो इंक्रीज हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 mm ऑफ Hg था और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 95 mm ऑफ Hg हो गया। मतलब अब अपना ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। और जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये पल्मोनरी वेन लंग्स से अपने ब्लड को हार्ट की तरफ वापस पंप कर देती है और हार्ट फिर उसी ब्लड को अपने डिफरेंट ऑर्गन्स में पंप कर देता है। अब जब हार्ट से अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा, ये जाएगा डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में। अब टिश्यूज का हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दिया गया 40 mm ऑफ Hg और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर हमें दिया गया 95 mm ऑफ Hg। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज में मूव करेगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ब्लड का ज़्यादा है। तो इस प्रोसेस से हमें समझ आ गया कि O2 कैसे मूव करती है अपनी बॉडी में। और इसका सिंपल फंडा था डिफ्यूजन और एक सिंपल सी लाइन की गैसेस मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब इसी फंडे से हम CO2 के मूवमेंट को भी स्टडी करेंगे। अब हमें दिख रहा है कि एल्वियोलाई में अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 40 mm ऑफ Hg और एटमॉस्फेयर में है 0.3। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी जो CO2 है वो एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में मूव करेगी और यही होना भी चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक भी होती है, इसलिए हम इसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसका पार्शियल प्रेशर था 45 mm ऑफ Hg, जो पल्मोनरी आर्टरी हमारे लंग्स तक लेके आई। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और भी ज़्यादा CO2 होगा और इसका पार्शियल प्रेशर भी एल्वियोलाई से ज़्यादा है। मतलब अब हमारा जो CO2 है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ मूव करेगी। उसके बाद जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, क्योंकि जो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 थी वो हमने एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर दी। उसके बाद हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का CO2 का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया। हमें दिख रहा है 45 था पहले और अब 40 हो गया। अब इसका फायदा क्या हुआ? अब यही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर से टिश्यूज की तरफ मूव करेगा और टिश्यूज में अपना CO2 का पार्शियल प्रेशर था 45 प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब हमारा अब जो CO2 की मूवमेंट होगी वो अपने टिश्यूज से लेकर अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगी और ये साइकिल फिर से रिपीट होता जाएगा। अब जब टिश्यू से अपने ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफ्यूज होगी CO2, अब वो ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वो फिर से मूव करेगा लंग्स में और यही साइकिल ऐसे ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो इसका एक सिंपल सा फंडा ही है कि गैसेस के डिफ्यूजन वाले कंसेप्ट को हमें बस ध्यान में रखना है। अब अगले पेज पे हमें वही डायग्राम दी हुई है जिसको मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था, तो आप इसको देख भी सकते हैं, इन्होंने वैल्यूज भी इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद अपनी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द डेटा इन द क्लियर इंडिकेट्स अ कंसंट्रेशन। उसके बाद Similarly, a gradient is present for CO2 in the opposite direction, that is from tissues to blood and blood to alveoli. हमने पढ़ ही लिया। Solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2। अब ये एक फैक्चुअल पॉइंट है जो हमें याद होना चाहिए कि CO2 की solubility 20 to 25 times ज़्यादा होती है as comparison to the O2। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर CO2 की solubility ज़्यादा है तो वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज होगा as comparison to the oxygen। The diffusion membrane, अब जो हमारे डिफ्यूजन होता है बिटवीन हमारी एक ब्लड की कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती है?
तो हमारी 3 मेजर लेयर्स होती हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पहली होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये अपने थिन स्क्वेमस ऑफ द एल्वियोलाई। ये डायग्राम हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये नीट में पहले भी पूछा गया है। पहली लेयर तो ये हुई, दूसरी हुई थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरी हुई एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज। अब जो अपनी कैपिलरी आ रही है उनकी एंडोथेलियम, ये हो गई अपनी दूसरी लेयर जिसमें डिफ्यूजन होगी अपने गैसेस की। अब तीसरी लेयर है अपनी बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो इन दोनों के बीच में है और ये इनको अटैच करने में भी हेल्प करता है। ये रहा अपना बेसमेंट सब्सटेंस, ये रही अपनी ब्लड कैपिलरी। However, its total thickness is much less than a millimeter. अब इन तीनों को मिला के भी इनकी जो थिकनेस है वो लेस देन अ मिलीमीटर है। इसका भी एक लॉजिक है कि जितनी कम अपनी थिकनेस होती है ना, उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन जल्दी होती है। तो इसीलिए इन्होंने ये स्पेशली मेंशन किया। ये पॉइंट ऐसे ही नहीं लिख दिया, इससे वो हमें समझाना चाहता है कि इनकी थिकनेस कम होने के कारण डिफ्यूजन हमारी जल्दी हो जाती है। Therefore, all the factors in a body are favorable for the diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues to alveoli. अब आप अपनी बॉडी का देखो कि हमारी बॉडी में हर एक प्रेशर ऐसा डिसाइडेड है कि हमारी ऑक्सीजन बाहर से अपने टिश्यूज में जाए और टिश्यूज पे जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर को मूव हो जाए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि अच्छे से हुआ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है स्पेशली कि एल्वियोलर वॉल है जो अपनी, वो 1 सेल थिक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि थिकनेस अफेक्ट्स द डिफ्यूजन स्पीड। ये हमने इससे पहले वाले पेज में भी पढ़ा था। और लेस थिकनेस मींस मोर स्पीड, इसीलिए ये 1 सेल थिक होती है क्योंकि डिफ्यूजन जल्दी हो जाती है। तो इसी के साथ हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिया। अपने अगले टॉपिक में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ ये वीडियो भी एंड